मैदान जंग में आज सबसे पहले बात होगी उस खबर की जिसने तीसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कांग्रेस मंगलसूत्र और विरासत टैक्स के आरोपों से अभी उबर भी नहीं पाई थी कि राहुल गांधी ने एक और सेल्फ खोलकर पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने राजपूत समाज पर बड़ा आरोप लगाया है। कर्नाटक की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि आजादी से पहले राजा महाराजा दलितों, पिछड़ों और गरीबों का शोषण करते थे, उनकी जमीन हड़प लेते थे। कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं ने उनसे मुकाबला किया है, जिसके बाद देश के संविधान के जरिए दलितों को, पिछड़ों को और गरीबों को उनका हक मिला है। राहुल गांधी ने यह बयान 2 दिन पहले कर्नाटक के बेल्लारी की सभा में दिया। राहुल के इस बयान को अब बीजेपी ने मुद्दा कैसे बनाया है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने अपने बयान से कैसे पूरे राजपूत समाज का अपमान किया। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। अब दरअसल राहुल गांधी बेल्लारी की सभा में बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रहे थे और इसी दौरान बीजेपी को कोसते कोसते वो पहुंच गए राजपूत समाज, राजा महाराजाओं को कोसने में। अब पहले के राजा महाराजाओं को गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया और खुद को इतना हितैषी। अभी तक गुजरात में राजपूत समाज बीजेपी से नाराज था। बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला बार बार माफी मांगते रहे, लेकिन अब राहुल के इस बयान से राजपूत समाज कांग्रेस से नाराज हो गया है। मैं देश की गरीब जनता को कहना चाहता हूं, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, कि ऐसी कोई शक्ति दुनिया में नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को मिटा सकती है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। बीजेपी चुने हुए लोगों को देश का धन देती है। नाम आप जानते हो, अदानी जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने देश की पूंजी पकड़ा दी है। वो अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हमने शुरू भी नहीं किया है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान की गरीब जनता को देने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन इन दिनों बीजेपी पर संविधान बदलने, उसे खत्म करने का आरोप लगा रहा है। तो पीएम मोदी भी तीखा पलटवार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर सभा में कांग्रेस पर देश विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रैक रिकॉर्ड में एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
और आज पीएम मोदी कर्नाटक के उसी बेल्लारी में चुनावी सभा को करने पहुंच रहे हैं, जहां 2 दिन पहले राहुल गांधी राजपूत के समाज माजा महाराजा को तानाशाह और जमीन हड़पने वाला बताकर अपमान किया था। अब जाहिर है आज राहुल गांधी को पीएम मोदी से करारा जवाब भी मिलने वाला है। हालांकि राहुल को जवाब देने की शुरुआत पीएम मोदी ने कल ही कर दी थी और पीएम ने राहुल के बयान को सेल्फ गोल करार दिया था। कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रैक रिकॉर्ड में एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है। फिर एक बार और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि राजपूतों के अपमान वाले राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। अब बीजेपी के तमाम नेता राहुल के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राजपूतों का अपमान करने वाले राहुल के इस बयान को शेयर करते हुए पूछा है कि राहुल गांधी अपने इस आपत्तिजनक बयान पर राजपूत समाज से कब माफी मांगेंगे। तो बीजेपी की ओर से अब लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा जा रहा है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिरकार राजपूत समाज का जो अपमान राहुल गांधी ने किया है, इसको लेकर राहुल गांधी कब राजपूत समाज से माफी मांगेंगे। तो यहां पर ट्वीट किया है अमित मालवीय ने, जो सोशल मीडिया सेल के हेड हैं, आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के, और उन्होंने सीधा टारगेट किया है यहां पर राहुल गांधी पर और साथ ही कांग्रेस पर, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो बीजेपी को घेर रही थी पुरुषोत्तम रुपाला के बयान को लेकर। और यही वजह थी कि पुरुषोत्तम रुपाला के जैसे ही घिरने के बाद राजपूत समाज जैसे उसके खिलाफ इकट्ठा हुआ, वहां से परेश धनानी को मैदान में उतारा गया कांग्रेस की ओर से, यह समझते हुए कि हो सकता है फायदा मिले। लेकिन अब पासा पलट गया है। मैदान जंग में अगली खबर अमेठी की है और दिलचस्प जंग है। एक जमाने में कांग्रेस की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहे जाने वाली यूपी की अमेठी और रायबरेली पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इन दोनों ही सीट से राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारों की चर्चा है, लेकिन शनिवार रात हुई कांग्रेस की सीसी की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया और सीसी के मेंबर्स ने राहुल और प्रियंका के अमेठी और रायबरेली से लड़ने की चर्चा तो की, लेकिन फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया। इधर अमेठी से बीजेपी के कैंडिडेट स्मृति ईरानी कल पर्चा भरने वाली हैं, तो आज रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रही हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? क्या रायबरेली की सीट होगी? क्या अमेठी की सीट होगी? अभी भी सस्पेंस बरकरार है, अभी तक पर्दा उठा नहीं है। स्मृति ईरानी अमेठी से कल पर्चा भरने जा रही हैं और उससे पहले आज वो अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगी और इसके साथ ही आज वो कई और प्रसिद्ध देवी मंदिरों के भी दर्शन करके जीत का आशीर्वाद लेंगी। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी अयोध्या जाने की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में अयोध्या पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। तब अहंकार की पराकाष्ठा ये कि कल्याण होगा तो मातृ परिवार पग धर देगा तो कल्याण हो जाए। अहंकार की पराकाष्ठा ये कि हम सब राम जी का प्रसाद एक छटाक पर अगर हाथ से फिसल जाए तो प्रभु की क्षमा याचना करते हैं, प्रसाद को सर माथे लगाते हैं और ग्रहण करते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा ये रामलला का भी समारोह का बहिष्कार करते हैं। इसलिए आज जो अनुपस्थित है यहाँ, जो निर्दलीय भाषा में बोल रहा था, उसको कहती हूँ कि जो सच्चे दिल से राम का नहीं, तो यहाँ बैठे किसी के काम का नहीं। अब अयोध्या से हमारे साथ रुचि कुमार भी जुड़ गई हैं। रुचि, लग रहा है वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं और हवाओं का रुख क्या कहती हैं? अमेठी या रायबरेली में
क्या गांधी परिवार का कोई होगा जो मुकाबला करेगा स्मृति ईरानी का? देखिए, कांग्रेस के कैंप से अगर आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि ये बिल्कुल तय है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ रहे हैं अमेठी और रायबरेली। हालांकि उनमें भी कुछ डाउट है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। अगर आप अमेठी आएंगे तो वहां पे आपको देखेंगे कि जो कांग्रेस का ऑफिस है उसमें पुताई रंगाई हो रही है। कुछ गाड़ियां दिल्ली से आ गई हैं, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि ये गाड़ियां राहुल गांधी की टीम की हैं, जो पहले जब राहुल गांधी यहाँ के सांसद थे 2019 के पहले तक ये गाड़ियां अमेठी में रहती थी। तो बहुत तरह की लोगों के मन में डाउट्स हैं, लेकिन उनका कहना है कि आज ये साफ हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अब ये तो हवा बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर रायबरेली की आप बात करेंगे तो रायबरेली में कांग्रेस ने एक सर्वे कराया है, हालांकि अमेठी में भी कराया है, और उसमें उनका कहना है कांग्रेसियों का कि उस सर्वे में ये बात आई कि अगर गांधी फैमिली का वहाँ कोई लड़ेगा रायबरेली से तो वहाँ ये सीट कांग्रेस को मिल सकती है, जिस तरह से 2019 में कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। तो अब स्मृति ईरानी पूरी तैयारी में है, सांसद हैं, और हमने देखा कि 2014 में जब स्मृति ईरानी हार भी गई थी तो उन्होंने अमेठी को छोड़ा नहीं था। वो लगातार अमेठी आती थी, वहाँ मेहनत करती थी, और जब से वो 2019 से वहाँ की एमपी हैं तब भी लगातार आना जाने का सिलसिला जारी है। और पिछले 20 दिनों से स्मृति ईरानी को आप अमेठी में देखेंगे, उनकी सुबह होती है, वो गांव-गांव जाती हैं, गांव में किसी घर के बाहर उनकी छोटी सी सभा हो जाती है, वहाँ महिलाओं से बात करती हैं, कहीं नुक्कड़ सभाएं होती हैं। तो इस तरह से पूरा दिन प्रचार का चलता है। लेकिन आज का दिन अलग है, कल स्मृति ईरानी का नॉमिनेशन है। आज स्मृति ईरानी सबसे पहले अयोध्या आएंगी, दर्शन करेंगे, और उसके बाद अमेठी के करीब 8 मंदिरों और आश्रम में जाके आशीर्वाद लेंगी। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि रुचि बता रही हैं कि जो माहौल है इस वक्त बताना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार अमेठी से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, या फिर यूं कहें कि स्मृति ईरानी के सामने कौन सा गांधी परिवार का सदस्य मैदान जंग में उतरेगा। लेकिन हम भैया बता सकते हैं कि मैदान जंग में अगली खबर जो पश्चिम बंगाल से आ रही है, उसके बाद टीएमसी के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि संदेश खाली में सीबीआई का जो एक्शन हुआ है और तेज जो हुआ है एक्शन, इसने वहां पर सियासत को गरमा दिया है। सीबीआई की रेड में शेख शाहजहां के करीबी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा मिला है। उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सीएम ममता बनर्जी ने अब सीबीआई पर हथियार रखने का आरोप लगा दिया है। तो बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा और प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा देने और संदेश खाली में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। तो कुल मिलाकर संदेश खाली एक बार फिर से चुनाव के बीच का सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बन गया है। क्यों आप इधर में एक चॉकलेट बोमा फाटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है, और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है, कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो उधर में थे। आज भी छोटा एक इंसिडेंट संदेश खाली में मेरे को आने का पहले मिला, और बीजेपी का एक नेता का घर में बोमा जमा करके रखा था। वो सोचता है बोम मार के या नकड़ी खा के वो इलेक्शन में जीत सकता है। इट इज आवर चैलेंज ऑल्सो, बोम मार के नौकरी खा के आप चाकरी नहीं जीत सकते हैं। और बंगाल जाने से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार को घेरा है। थोड़ी देर पहले वो मीडिया के सामने और कहा कि संदेश खाली में जांच अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, जनता की सुरक्षा के लिए एनएसजी को उतारना पड़ा। संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। और हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, क्या टीएमसी या फिर ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बैकफुट पर गई हैं कि देश की सबसे अच्छी एजेंसियां, सुरक्षा व्यवस्था को रखने वाली सीबीआई, एनएसजी के ऊपर आरोप लगा रही है कि हथियार जाके उन्होंने रख दिए? जी देखिए, सीबीआई ने जब परसों को
छानबीन करने के लिए पहुंचा सौंदेशखाली में, तब जाके देखा गया कि आबू तालेब नाम का एक आदमी जो कि शेख शाहजहां के करीबी है, उनके घर के फर्श के नीचे से दबा हुआ मिला काफी सारे बंदूकें, पिस्तौल है, जिसमें से 7 बंदूक और पिस्तौल, 350 से भी ज्यादा गोली मिली, कारतूस मिली, देसी बम भी मिले। तो ये सब देखते हुए सीबीआई ने तुरंत खबर किया एनएसजी को, और एनएसजी अपना अत्याधुनिक सामान लेके वो पहुंचे मैदान पे और वहां से सारी बंदूक और जो देसी बम थे वो उद्धार किए। उसके बाद वो डिफ्यूज भी किया गया और सीबीआई को हैंडओवर भी किया गया वो बंदूकें। लेकिन ये जो सारा मामला है, इस मामले को लेकर देखा जाए कि ममता बनर्जी ने कल अपने बयान में कही कि इसके पास कोई सबूत नहीं है कि ये उसी के घर से बरामद हुई है। क्या हो सकता है कि जो लोग आए थे यानी कि सीबीआई लोग, वो खुद से बंदूक या फिर पिस्तौल लेके वहां पर रख के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद जाहिर सी बात ये है कि चुनाव का माहौल है, सौंदर्यखाली पहले ही इस मामले में सरकार बैकफुट पर है, ममता बनर्जी बैकफुट पर है। उसके बाद सीबीआई को अगर इतना बड़ा जखीरा मिलेगा जिसके लिंक सीधे जुड़ते हैं टीएमसी के नेता शाहजहां से, तो ऐसे में तो इस तरह के बयान शायद आना पॉलिटिकली माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।